सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखेंगे 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, नागपुर महापालिका की तरफ से बाबा साहब को 15 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और बाबा साहब को एक पार्टी दी जाती है जिसमें बाबा साहब शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच अपना क्रांतिकारी भाषण रखते हैं। लेकिन भाषण रखने से पहले बाबा साहब को एक मानपत्र दिया जाता है। उस मानपत्र में बाबा साहब के जीवन का संपूर्ण संघर्ष का जिक्र किया जाता है, जो हमने कल के अंबेडकर संदेश में आपके समक्ष रखा था। आज इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज मानपत्र पढ़ने के बाद बाबा साहब उसका जवाब देते हुए अपना स्पीच रखते हैं। स्पीच बहुत दिलचस्प है, अंत तक वाच कीजिए। सम्मानित साथियों, अब हम शुरू करते हैं बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, 15 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब क्या कुछ स्पीच देते हुए कहते हैं, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। प्रशस्ति पत्र पढ़ने के बाद महापौर ने बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर उनका सम्मान किया। प्रशस्ति पत्र पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, नागपुर कॉरपोरेशन के मेयर, कॉरपोरेटर्स और उपस्थित नागरिकों, नागपुर शहर और इस प्रांत के साथ मेरा खास संबंध नहीं है। मेरा राजनीतिक संबंध भी नहीं है। इस प्रांत के साथ मेरा इतना ही संबंध है कि यहाँ मेरे कुछ लोग रहते हैं। इस प्रांत के लिए मैंने कोई खास बात नहीं की है। मैं म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं हूँ। मैं म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं था, इसलिए म्यूनिसिपल कामकाज के बारे में मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। इस बात पर हंसी होती है मेरे साथियों। इस अवसर पर 2 शब्द किस विषय पर सुनाऊँ, इस बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि म्यूनिसिपैलिटी के कामकाज और देश के कामकाज में बहुत अधिक समानता है। इसलिए इस प्रसंग में मैं आपको देश के कामकाज के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। भारत में मेरे जैसे विद्वान हैं, लेकिन आपने अभिनंदन पत्र में भेंट कर मेरा गौरव किया है। ये आपकी उदारता है। भारत के संविधान को लागू होकर 5 साल बीत चुके हैं। आप सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये संविधान चलता कैसे। बाहरी तौर पर आपको लगेगा कि हमारी अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली कुछ हिस्सों का बात छोड़कर लगभग एक जैसी है। वहाँ वयस्क मतदान पद्धति चलती है। हमारे देश में भी यही प्रणाली लागू है। उस देश में पार्लियामेंट है, हमारे देश में भी पार्लियामेंट है। उस देश की पार्लियामेंट में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बावजूद उस देश के प्रशासन में एक फ़र्क जरूर दिखाई देता है। वो फ़र्क क्या है, जानना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। इससे पहले कि हम फ़र्क आपको बताएं, हम आपको बता दें आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं पेज नंबर 465 से 467 तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इंग्लैंड में प्रजातंत्रात्मक पद्धति है और हमारे यहाँ तानाशाही का उदय हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारे देश के कामकाज में दिखाने में और करने में अलग अलग तरीके से कामकाज चल रहा है। हमारे देश का संविधान किस प्रकार काम करता है, इस बारे में आप सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। लोगों को अब प्रशासन और संविधान के बारे में जागरूक रहना चाहिए। भारत के नए संविधान का मैं निर्माण करता, इसलिए अभिमान से कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन निर्माणकर्ता होने के कारण हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा है। सोचते हुए कभी ये भी लगता है कि इस देश का आखिर क्या होगा, और एक भयानक तस्वीर आंखों के सामने साकार होती है। अब मुझे चुनाव का शौक नहीं रहा। मैंने राजनीति देखी है। चुनाव के शासन में जाति बात के भेदों के कारण इस देश की राजनीति अब ऐसी बनी है कि अल्पसंख्यक जनजातियों के जीने का कोई सहारा नहीं रहा। इसके बावजूद मैं राजनीति से अलग नहीं होऊंगा। जातिवाद के कारण कई बार मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा है। इसके बावजूद मैं लड़ूंगा। मैं अपनी राजनीति जारी रखूंगा। बल्ला छोड़कर मैं तंबू में लौटूंगा नहीं। हंसी और तालियों के बीच बाबा साहब आगे कहते हैं,
मैं इंग्लैंड का प्रशासन और अपने देश के प्रशासन के बारे में बता रहा था। इंग्लैंड और भारत में प्रमुख फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ मतदाता को उम्मीदवार चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है वहाँ मतदाता ही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। उनके चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं उन्हें कौन सा उम्मीदवार कैसा है, उसकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, उसका चाल चलन या चरित्र कैसा है, उसमें समाज सेवा भाव कितना है आदि बातों की जानकारी होती है। उसी के आधार पर वे अपना उम्मीदवार चुनते हैं। हमारे देश में इस बारे में कुछ और ही तरह का मामला है। किस चुनाव क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार को खड़ा करना है, इसकी आज़ादी अभी तक हमारे मतदाताओं को नहीं है। आज कांग्रेस की चुनाव संबंधी जो नीति है उससे आपको पता चलेगा कि किस चुनाव क्षेत्र से किसे खड़ा किया जाए। इस बात का फैसला दिल्ली हाई कमांड करती है। इस बारे में चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं होती। हाई कमांड द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसने कुछ कालाबाजारी या घोटाला किया है क्या, ये वह भ्रष्टाचारी है क्या, समाज की भलाई के लिए वह विधानसभा अथवा लोकसभा में जनहित के मामले उठाएगा या नहीं, आदि बातों से कांग्रेस हाईकमांड के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं बाकी रह गया है। हम जिसे कहें उसे आपको वोट देना ही पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस हाईकमांड का उसूल है। कांग्रेस अगर किसी गधे को भी उम्मीदवार बनाती है तो आप उसे अपना वोट देंगे। सड़क के खंबे को वोट देने के लिए कांग्रेस कहे तो सड़क के खंबे को भी अपना वोट देंगे। क्या इसी को आप प्रजातंत्र कहते हैं? ये प्रजातंत्र पर खुला प्रहार है। ऐसी पद्धति राष्ट्र के लिए घातक है मेरे साथियों। बाबा साहब आगे कहते हैं, उम्मीदवार को चुनने का अधिकार चुनाव क्षेत्र को ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड में पार्टी ही नेता का और मंत्री का चुनाव करती है। हमारे यहाँ नेता अपने सहयोगी चुनने के अधिकार की मांग करता है और उस पर शान से अमल करता है। ये खुलेआम चल रही तानाशाही है। इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता में है। जिस प्रकार हमारे यहाँ का कामकाज चलता है और आप खुद कांग्रेस के हाथ में सारे सूत्र सौंपते हैं, उसके आधार पर आपको साफ तौर पर किसी के द्वारा बताए जाने की ज़रूरत है कि आप मूर्ख हैं। जोरदार तालियां होती है। भारत कहाँ जा रहा है? फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं की इस कांग्रेसी राजनीति के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वधर्म छोड़कर महिलाएं राजनीति करते हुए घूमे, इसकी जैसी शर्म की बात कोई और नहीं है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा अब केवल कासोटा अर्थात महाराष्ट्री ढंग से साड़ी पहनते हुए 9 गज की साड़ी को पीछे की ओर खोसा गया सिरा, इसके खुलने से एक तरह से साड़ी खुल जाती है। व्यंजन अर्थ है लाज, शर्म या मर्यादा का त्याग करना। खोलना ही बाकी रह गया है। कांग्रेस द्वारा 292 महिलाओं को लोकसभा में लेने का निर्णय लिया गया है। महिलाएं विधानसभा में जाएंगी तो पुरुष क्या करेंगे? दिन भर लोकसभा में रहने के बाद जब फाइलें बगल में दबाए महिलाएं घर लौटेंगी, तब क्या उनके पति टेबल पर भोजन रखेंगे? ये महिलाएं दिन भर पार्लियामेंट असेंबली में जाएंगी और शाम को घर लौटने के बाद पति से पूछेंगी, अजी सुनते हो, मैं पार्लियामेंट से आ गई हूँ, घर का काम सारा कामकाज हो गया है ना कि नहीं? ये महिलाएं पार्लियामेंट में जाएंगी और उनके बच्चे कौन संभालेगा? एक बच्चा रो रहा है, दूसरे की नाक बह रही है, तीसरा कहीं चला गया है, कौन इन बच्चों का ख्याल रखेगा? ये सब उल्टा हो रहा है। ये उल्टी दुनिया है। अच्छा, पार्लियामेंट में जाकर ये महिलाएं करती क्या हैं? इस बारे में कुछ कहने में मुझे शर्म आती है। उनके बारे में बताने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब बता ही देता हूँ। सम्मानित साथियों, ये जो बात बाबा साहब बताना चाहते हैं काफ़ी दिलचस्प है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सीक्रेसी को यूँ कहें कि भंग करने वाले बात बाबा साहब यहाँ पर बताते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो चला है और इसलिए
हम इस बात को, इस सीक्रेसी को आज बनाए रखेंगे और कल के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने क्या कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, वो हम कल के अंबेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस के बारे में क्या बताया, कल के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। और ये जो स्पीच बाबा साहब ने दिया है, इसको कल हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एक प्रश्न हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और इंग्लैंड में बाबा साहब ने कुछ अंतर बताए हैं। इंग्लैंड और भारत में प्रमुख फर्क क्या है, खासकर मतदाता के बारे में, मतदाता को भारत में क्या निर्णय है और लेने का अधिकार है और इंग्लैंड में क्या अधिकार है, इस बारे में बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर अपनी बात को रखा है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हम बैकग्राउंड आपको नहीं दिखा सके, आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से ऐसा हुआ है। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द आपको बैकग्राउंड दिखाएं और जिस तरह से पूर्ववत हम वीडियो बना रहे हैं ठीक उसी तरह से अंबेडकर संदेश बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, बहुजन मिश्री लोगों तक ये अंबेडकर संदेश पहुंचे, बाबा साहब की बात पहुंचे, हमारा समाज जागरूक बने। अंबेडकर संदेश का यही उद्देश्य है कि समाज को जागरूक करना, जो हम सार्थकता के साथ ऐसा काम करने में सफल हो पा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकने की इजाज़त चाहेंगे। मैं हूं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलते हैं नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।